हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 184 BNSS CRPC सेक्शन 164 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। तो जहां ऐसे किसी प्रक्रम के दौरान बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने की अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, या तो रेप किया गया है या उसका रेप करने का प्रयत्न किया गया, अटेम्प्ट किया गया है, तो ऐसे अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस महिला के शरीर की जिसके साथ की रेप किया जाना है या किया जाना प्रयत्न किया जाना अभिकथित है, तो चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराने के लिए जहाँ की ऐसी परीक्षा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी, और ऐसी महिला को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। तो रेप से जो पीड़ित महिला है उसकी परीक्षा की जाती है CRPC 164A और BNSS 184 में। इसमें क्या है, ऐसी महिला जिसके साथ रेप का ऑफेंस किया गया है या जिसके साथ रेप का अटेम्प्ट टू रेप है। ओके, तो इसकी परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा, और जहाँ की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है वहाँ अदर रजिस्ट्रीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा। ठीक है, और ये किसकी सहमति से की जाएगी? तो उस महिला की सहमति से जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, या उस महिला की तरफ से कोई सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है तो उसकी सहमति से। और साथ ही इसमें यह भी कह दिया कि ऐसी इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसी महिला की जो है रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा, ऐसी महिला को जो है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास में भेजा जाएगा। तो ये 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन जो आया है वो कर्नाटक राज्य वर्सेस तरकारी सिवन्ना से आया है, जिससे हमने पिछली क्लास के केस लॉज में देखा था। तो उससे ये कहा गया कि 24 घंटे के भीतर महिला के साथ हुए ऑफेंस की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा की जानी आवश्यक है। अब सबसे पहले इस परीक्षा में क्या क्या होगा? तो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला भेजी गई है उसकी शरीर की परीक्षा करेगा और क्या लेगा? महिला के या उस शरीर उस व्यक्ति का जो उसे लाया है, महिला या वो व्यक्ति ऑथोराइज्ड पर्सन, उसका नाम, पता, महिला की एज, DNA प्रोफाइल के लिए उसके शरीर से ली गई कोई सामग्री, महिला के शरीर पर कोई क्षति के निशान है तो वो, महिला की मेंटल कंडीशन क्या है, और उचित व्यवहारों की तात्विक विशिष्टियाँ, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी जाएगी। रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण भी लिखे जाएंगे जिससे कि कोई निष्कर्ष निकला है, जिससे कि कोई रिजल्ट निकला है, किन कारणों से ये रिजल्ट निकला है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी किन कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि महिला के साथ अटेम्प्ट टू रेप या रेप हुआ है। रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह लिखित भी किया जाएगा कि ऐसा महिला की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की अनुमति से किया जा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट में रिपोर्ट का जब प्रारंभ की गई और जब रिपोर्ट समाप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट आगे क्लोज 6 में कह रहा है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है वो 7 डेज के भीतर, कितने डेज के भीतर? 7 डेज के भीतर अन्वेषण अधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेजेगा, जो कि 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को धारा 6 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेज के रूप में होगी, जो कि अपने इसमें CRPC में 174 के क्लोज 5 के खंड क में थी, और ये 190 BNSS की 193 की क्लोज 6 के खंड क में है। 173 की रिपोर्ट है अगर हम समझे तो। अब इसका क्लोज 7 क्या कह रहा है? इसका क्लोज 7 कह रहा है कि इस धारा की किसी भी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसा महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। अगर इन्होंने सहमति नहीं दी है और ऐसी कोई परीक्षा की गई है तो ऐसी परीक्षा वैलिड नहीं समझी जाएगी, लेकिन इस धारा से ये अर्थ नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर उसकी चिकित्सीय परीक्षा का जो ब्यौरा निकला है उसे स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इस धारा के प्रयोजन से परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय का क्या अर्थ है, जो कि हम सेक्शन 51 में पढ़कर आए हैं। अब अपने आगे है सेक्शन 185 पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी, जो कि सेक्शन
165 थी। क्या कह रही है ये सेक्शन? पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी। तो जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए आधार है कि ऐसे किसी अपराध के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए ऐसा अधिकारी प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज़ पुलिस थाने में जिसमें कि वो भार साधक है उसकी सीमाओं के भीतर है और ऐसी चीज़ अनुचित विलंब के बिना उसकी तलाशी के से अन्यथा तलाशी किए बिना ऐसी चीज़ों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लिखेगा और उसके पश्चात उस चीज़ की तलाशी के लिए अपने थाने की सीमाओं के भीतर कहीं भी ऐसी तलाशी कर सकता है या करवा सकता है, इसलिए जहाँ की उसे लगता है कि अन्वेषण करने की उचित आधार है और अन्वेषण करने पर किसी अच्छे एविडेंस का पाया जाएगा या कोई चीज़ किसी ऐसे स्थान में है जो कि उसके सीमाओं के भीतर है, तब वह अपने विश्वास के आधारों को लिपिबद्ध करके लेखबद्ध करने के पश्चात ही ऐसे स्थान की तलाशी ले सकता है। आगे क्लोज 2 इसका कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी अगर साध्य है तो खुद स्वयं तलाशी लेने के लिए जाएगा। अब इसका ये जो प्रोवाइजो है ये नया जोड़ दिया, परंतु इसके अधीन संचालित की गई जो तलाशी है वो मोबाइल फ़ोन, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित की जाएगी। ऐसी जो तलाशी ली जा रही है, ऐसा जो सर्च किया जा रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन से उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, हर जगह कैमरा ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। क्लोज 3 है इसका, यदि तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने की अपने कार्यों को लेखबद्ध करते हुए अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह तलाशी ले और अपने अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे लिखित में आदेश देगा जिसमें कि उस स्थान की तलाशी ली जानी है। अब ये क्लोज यही कह रहा है कि अगर वो स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ है तो वो अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा तलाशी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को तलाशी का आदेश दे सकता है और उसके द्वारा तलाशी ली जा सकती है। क्लोज 4 इसका क्या कह रहा है? क्लोज 4 कह रहा है तलाशी वारंट के बीच के बारे में इस संहिता की जो उपबंध है वो सेक्शन 103 को लागू जैसे होते हैं वैसे ही वो सेक्शन लागू होंगे। पहले थे ये उपबंध 100 में, अब है 103 में। क्लोज 5 जो है इसमें कुछ न्यू एलिमेंट जोड़े गए हैं। तो क्लोज 5 क्या कह रहा है? उपधारा 1 और उपधारा 3 में बनाई गई जो अभिलेख की जो प्रतियां है ना तलाशी की, वो तत्काल किंतु 48 घंटे के पश्चात नहीं, या तो तुरंत या 48 घंटे के भीतर किसी भी समय उसके पश्चात नहीं, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। ये प्रोविज़न नया जोड़ा गया है कि तलाशी वारंट जो तलाशी ली गई है पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी जो रिपोर्ट है उसको तत्काल ही 48 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है, और जिस स्थान पर तलाशी दी गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। और जिस स्थान से तलाशी ली गई है उस स्थान का कोई अधिभोगी है या स्वामी है तो यदि वह मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख की निःशुल्क प्रति उन स्वामी या अधिभोगी को भी देगा। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ है स्वामी अधिभोगी को देगा ये तो हमेशा से थी, बट ये प्रोविज़न नया जोड़ा गया है कि ऐसी कोई प्रतियां हैं वो 48 घंटे के भीतर, उसके पश्चात नहीं, भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसे मामले का संज्ञान करने की अधिकारिता है। इम्पोर्टेंट क्लोज न्यू। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 186 सीआरपीसी सेक्शन 166। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब अन्य किसी अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, कब कर सकता है? तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, ठीक है, या तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या फिर SI रैंक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे थाने के पुलिस अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी भी स्थान में तलाशी कराने की अपेक्षा कर सकता है। भाई जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसी तलाशी करवा सकता था। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या SI रैंक का कोई अधिकारी किसी अन्य पुलिस थाने के अधिकारी से, चाहे वह इस जिले में या किसी अन्य जिले में,
किसी स्थान में तलाशी कराने की उपेक्षा कर सकेगा। ऐसा अधिकारी ऐसी उपेक्षा किए जाने पर 185 के उपबंध के अनुसार कार्यवाही करेगा। 185 में जो प्रोसीजर बता रखी है उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो है वो कार्यवाही करेगा। CRPC 165 थी। और कोई चीज़ जो मिले उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी उपेक्षा पर ऐसी तलाशी की गई है। अब आगे इसका ये क्लोज कहता है कि अगर ऐसा विश्वास करने का कारण है कि पुलिस थाने का भारसाधिक अधिकारी जिसे कि उपधारा 1 में नियुक्त किया गया है और वह ऐसी कोई उपेक्षा करता है जिससे कि विलंब होगा और जिसका परिणाम यह होगा कि ऐसे विलंब के कारण या तो अपराध किए जाने का साक्ष्य ही छिपा दिया जाएगा या उसे नष्ट कर दिया जाएगा, तब पुलिस थाने का भारसाधिक अधिकारी या उस अधिकारी के लिए जो अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे थाने के पुलिस थाने के अधिकारी की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में 185 के अधीन ऐसी तलाशी करे या तलाशी करवाए मानो ऐसा स्थान उसके थाने की सीमाओं के भीतर ही है। यदि किसी अन्य स्थान पर तलाशी की जानी है और पुलिस थाने के भारसाधिक अधिकारी ने किसी अन्य अधिकारी को ऐसा करने के लिए कहा है और ऐसा अधिकारी ऐसा करने में विलंब कारित करता है या ऐसे उस पुलिस अधिकारी को लगता है कि ऐसे करने में विलंब कारित होगा और जिसका परिणाम क्या होगा, या तो साक्ष्य को छिपा दिया जाएगा या साक्ष्य को नष्ट कर दिया जाएगा, तो वह उस अन्य स्थान की तलाशी भी ले सकता है और इस तरीके से ले सकता है मानो वह स्थान उसी के थाने की सीमाओं के भीतर हो। ये था क्लोज 3। क्लोज 4 है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है उस पुलिस थाने के भारसाधिक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान है तलाशी की तत्काल सूचना भेजेगा और 103 के अधीन तैयार की गई सूची को भी भेजेगा और अपराध का संज्ञान करने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 185(1) और 3 के अभिलेख की प्रतिलिपि भी भेजेगा। तो क्लोज 4 में बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ों की प्रतिलिपि भेजी जाएगी। तो इसमें तलाशी की भेजी जाएगी, 103 में तैयार की गई भेजी जाएगी, 185 में तैयार की गई प्रतिलिपियों को भेजा जाएगा। और क्लोज 5 कह रहा है कि जिस स्थान की तलाशी ली गई है उस स्थान का कोई अधिभोगी या स्वामी है, अगर वो आवेदन करते हैं तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उपधारा 4 में जो उसे प्रतियां भेजी गई हैं उन सभी प्रतियों की निःशुल्क कॉपी उस स्वामी या अधिभोगी को देगा जिसके स्थान से कोई तलाशी ली गई थी। तो ये थी अपनी सेक्शन 186। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।